हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन साइंस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें अपन काफ़ी सारी चीज़ें साइंस के ऊपर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? कॉपर का, जिंक का, सिल्वर का या उक्त कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा जिंक का। लोहे के ऊपर जेडन, जिंक का सूत्र होता है जेड एन। प्रदर्शित किससे किया जाता है? जिंक को जेडन से प्रदर्शित किया जाता है। जिंक या इसको जस्ता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? जस्ता। तो आपको ऑप्शन में जस्ता मिल जाए तो जस्ता करना है, जिंक या जेडन, इन तीनों में से किसी भी चीज मिल जाए तो आपको उसके ऊपर टिक करना है। तो लोहे के ऊपर जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक का या फिर जस्ते का लेपन किया जाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? जो जिंक का लेपन किया जाता है इस क्रिया को बोलते हैं यशद लेपन। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा इस नाम को। यशद यशद लेपन, इस क्रिया को बोलते हैं यशद लेपन या गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वोनीकरण, गैल्वोनीकरण। इस क्रिया को दो नाम दिए जाते हैं, गैल्वोनीकरण या यशद लेपन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप अच्छे से याद कीजिएगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? तो जिंक का या जस्ते का लेपन किया जाता है। तो पुराने जमाने जब राजा महाराजा थे, जो बड़ी बड़ी इमारतों पे लोहा वगैरह का कार्य करवाया जाता था, तो उनके ऊपर वो यही यशद लेपन की क्रिया ही करवाते थे। इसी वजह से पुरानी जो इमारतें हैं वहां पे जो लोहा लगा हुआ है वो आज की समय में भी सुरक्षित इसी वजह से है। तो इसका सेंस होगा जिंक या जेडन। इसको जेडन से भी प्रदर्शित करते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी के मैं आपको साइन बता देता हूँ। कॉपर को सीयू से लिखते हैं, कॉपर को सीयू से लिखते हैं, सीयू। उसके अलावा जेडन जिंक को, सिल्वर को एजी, चांदी जिसको चांदी बोलते हैं वो उसका साइन होता है एजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय पदार्थ लिटमस पत्र को रंग, कौन सा रंग देता है, कैसा रंग देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके लिए आप बहुत शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कीजिएगा। अम्लीय पदार्थ लिटमस पत्र को, सबसे पहले देखिएगा लिटमस पत्र क्या होता है। लिटमस पत्र थैलोफाइटा समूह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। थैलोफाइटा एक समूह होता है पादपों का, जिसके अंदर पाए जाने वाला समूह होता है थैलोफाइटा। पादपों के समूह के अंदर कौन सा समूह पाया जाता है? थैलोफाइटा समूह पाया जाता है। उसके अंदर से इस लिटमस पत्र को बना करके तैयार किया जाता है। उस थैलोफाइटा समूह के माध्यम से लिटमस पत्र का निर्माण किया जाता है, जो कि अम्लीय और क्षारीय पदार्थ की अपने को प्रकृति का ज्ञान करवाता है। अम्लीय पदार्थ कैसे होते हैं? अम्लीय पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू वगैरह हो गया, वो स्वाद में खट्टे हैं। और क्षारीय पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारीय पदार्थ कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। करेला वगैरह हो गया, तो ये सभी क्या हो गए? क्षारीय पदार्थ, ये कड़वे होते हैं। तो अम्ल कैसा रंग कर देगा? इस लिटमस पत्र को अम्ल में डुबोएंगे तो कैसा रंग देगा बताइए? नीला, लाल, पीला या हरा? तो इसके लिए देखिए सूत्र याद कीजिएगा, अनील। इसके लिए सूत्र याद कीजिएगा, अनील। बहुत छोटा और इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, आप अच्छे से याद कीजिएगा। ऐसे हो गया अम्ल, ऐसे क्या हो गया? अम्ल। अम्ल कैसा करेगा? अब ये देखिएगा, न से हो गया नीला, तो ये नीले लिटमस पत्र को, अगर लिटमस पत्र नीले रंग का होगा तो यह लाल रंग दे देगा। नीले लिटमस पत्र को लाल रंग दे देगा। तो इसका सेंस होगा कि यह कैसा रंग देगा? तो लाल रंग देगा। अम्ल कैसे कर देगा? नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीओपी का रासायनिक सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीओपी जो अपन घर पे करते हैं, घरों पे की जाती है, उसको बोला जाता है पीओपी वगैरह। और पीओपी के जैसे प्लास्टर वगैरह भी लगाए जाते हैं। हाथ या पैर की हड्डी टूट जाने पर डॉक्टर के द्वारा पीओपी के जो पट्टे होते हैं, जो अपने हाथ वगैरह पैर वगैरह पे पट्टे बांधे जाते हैं, वो भी किसके होते हैं? पीओपी के बने होते हैं, ताकि वो स्थिर रह सके, अपना हाथ या पैर स्थिर रह सके। तो पीओपी का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये किसका सूत्र है? पीओपी का फुल फॉर्म है। पीओपी का फुल फॉर्म क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र बताइए। CaSO4.12H2O, CaSO4.2H2O और NaHCO3। तो इसका सही आंसर होगा CaSO4.12H2O। अब देखिएगा, इसका नाम क्या बोले अपने को? कैल्शियम सल्फेट। और आधा अणु किसका? जल का। तो ये इसका सूत्र होगा, पीओपी का सूत्र होगा कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 को बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट .12H2O। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, जो CaSO4.12H2 है, इसमें ये जो डॉट के बाद में जो H2O बनाए गए, जो H2O इस प्रकार से लगाए गए H2O,
ये क्रिस्टलीय जल को दर्शाता है। डॉट के बाद में जो जितना भी H2O के अणु लगते हैं, ये H2O के जो अणु होते हैं ये क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय जल कहलाते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है एक तो। और बाकी सूत्र किस चीज के ये भी देखिएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। ये बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना है, ये बिना बुझा हुआ चूना है। जो अपन घर पे कली वगैरह करते हैं, गोटन की कली जो नागौर की प्रसिद्ध है, वैसे आप याद रख सकते हैं। तो बिना बुझा हुआ चूना, तो वह भी आप समझ सकते हैं जो घर पे कली वगैरह की जाती है, सफेदी की जाती है, जिसको बोला जाता है सफेदी। तो जब लेकर के आते हैं दुकान से खरीद करके, तो उस दौरान जो चूना होता है उसको बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना। और फिर अपन इसको पानी में भिगोते हैं कुछ समय के लिए, फिर घरों पर सफेदी की जाती है, तो उसे फिर बोल देते हैं बुझा हुआ चूना। उसका सूत्र हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH2। अब देखिएगा बाकी सूत्र, ये हो गया बिना बुझा हुआ चूना, ये आपको बता चुका हूं। पीओपी का सूत्र है, इसका सही आंसर पीओपी का सूत्र ये है। ये जिप्सम का सूत्र है। ये किसका सूत्र है, जिप्सम का सूत्र। जिप्सम में देखो कैल्शियम सल्फेट और डॉट 2H2O, इसमें क्रिस्टल कितने जुड़े हुए हैं, 2H2O, इसमें आधा H2O है। तो मतलब इसको गर्म करके, जिप्सम को गर्म करके ही इसमें से जल को उड़ाया जाता है और हाफ H2O रहा जाता है, तब तक उसको रखा जाता है, फिर उसका पीओपी बना दिया जाता है। क्या बना दिया है, पीओपी बना दिया जाता है। पीओपी का यूज बता चुका हूं, प्लास्टर वगैरह में किया जाता है, घरों पे किया जाता है। मूर्तियां वगैरह, जो गणेश जी वगैरह की मूर्तियां बनाई जाती है विसर्जन के लिए, वह भी पीओपी आदि की बनी जाती है। और ये NaSCO3 किसका सूत्र है, ये भी याद रखिएगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोने का प्रतीक चिन्ह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सोने का प्रतीक चिन्ह क्या है, AG, AU, G या SN। देखिए ज्यादातर बच्चे इसमें G गोल्ड की तरफ जाएंगे, लेकिन इसका आंसर G नहीं होगा, इसका आंसर होगा AU, औरम। AU औरम, सोने का साइन होता है AU, औरम से प्रतीक, इसका प्रतीक चिन्ह होता है। AG मैं बता चुका हूं चांदी का होता है, AG किसका होता है, चांदी का होता है। G किसी भी चीज का नहीं होता है। SN होता है टिन का, टिन धातु होती है, उसका होता है SN। तो इसका सही आंसर होगा AU। सोने का क्या हो गया, AU, औरम। इसका सही आंसर होगा AU। और सोने का मात्रक क्या होता है, कैरेट। 24 कैरेट सोना शुद्ध के माना जाता है, तो सोने का मात्रक क्या हो गया, कैरेट से, कैरेट में इसको मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप का मापन किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूकंप का मापन किस पे किया जाता है, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर या सिस्मोग्राफ। देखिए सभी बच्चे ये क्वेश्चन तो इस ऑप्शन को तो यहीं से कट कर देंगे। थर्मामीटर के द्वारा तो तापमान का मापन किया जाता है, किस चीज का, तापमान। तापमान मापी का उपयोग किस में किया जाता है, तो थर्मामीटर में किया जाता है। और आजकल ये भी ध्यान रखना कि आजकल तापमान मापी डिग्री फ़ारेनहाइट में तापमान माप बताती है। मनुष्यों का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट पे मापा जाता है, पहले अपन डिग्री सेल्सियस में मापते थे, जिसमें 37 डिग्री मनुष्य का तापमान माना जाता था सही। और अब डिग्री फ़ारेनहाइट वाली तापमान मापी या फिर थर्मामीटर आने लग गए। नेक्स्ट देखिएगा, तो इसका सही से क्या होगा, भूकंप का मापन क्या होगा, मापन किससे होगा, सिस्मोग्राफ द्वारा। किसके द्वारा होता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। सिस्मोग्राफ द्वारा और रिएक्टर पैमाने पर, रिक्टर पैमाने पर इसका मापन किया जाता है। कौन सा पैमाना यूज किया जाता है, रिक्टर पैमाना। मतलब 6 की तीव्रता का भूकंप है, 2 की तीव्रता का, तो वो रिक्टर पैमाने के ऊपर बताया जाता है। रिक्टर पैमाने का, और मापा किसे जाता है, सिस्मोग्राफ द्वारा। बैरोमीटर देखिएगा किसका होता है, बैरोमीटर होता है वायु दाब का। एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, दाब का मापन किसके द्वारा किया जाता है, वायु दाब के द्वारा। और हाइग्रोमीटर होता है आर्द्रता का, हवा में कितनी नमी मौजूद है। बारिश के मौसम में आप चिपचिपापन महसूस करते हैं, और उसके पीछे वजह है कि वायु में नमी मौजूद होती है, आर्द्रता मौजूद होती है, उसका मापन किया जाता है हाइग्रोमीटर द्वारा। और थर्मामीटर के द्वारा बता ही चुका हूं। सिस्मोग्राफ आप जान चुके हैं, रिक्टर पैमाने के ऊपर सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप का मापन किया जाता है। और भूकंप आता क्यों है, पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें पाई जाती है, पृथ्वी के अंदर कुछ प्लेटें हैं, उन प्लेटों में जब टकराव होता है या फिर उन प्लेटों के जब अंदर हलचल होती है, उस वजह से भूकंप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के सदैव कैसी होती है। विद्युत धारा, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो बह रही है, वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से चालू हो रही है। इलेक्ट्रॉन बहते हैं, आवेश का प्रवाह होता है, उसे बोला जाता है विद्युत धारा। तो इलेक्ट्रॉन बहते हैं, उस वजह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की कौन सी दिशा में होती है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो धारा की दिशा कैसी होगी, साथ साथ होती है, मतलब इसी दिशा में धारा होगी, या विपरीत होती है, इसके विपरीत दिशा में, इस प्रकार से इस दिशा में विपरीत दिशा में होगी, या कभी साथ में या कभी विपरीत होती है, या उपयुक्त सभी। तो इसका सेंस होगा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की हमेशा विपरीत दिशा। याद रखिएगा, आई धारा को किससे प्रदर्शित कहते हैं, आई से प्रदर्शित कहते हैं। तो हमेशा विपरीत दिशा में ही धारा बहती है। तो आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहेंगे उसके विपरीत दिशा में आपको धारा मिलेगी।
धारा की दिशा हमेशा उसके विपरीत दिशा होती है। और विद्युत धारा अदिश राशि है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, विद्युत धारा सदिश है या अदिश है, तो इसका याद रखिएगा अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने वाला हार्मोन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है बताइए। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइएगा, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ऑक्सिन या जिब्रेलिन। ये सारे के सारे पादपों के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि पादप कौन कौन से हार्मोन छोड़ते हैं। जैसे मनुष्य बहुत सारे हार्मोन छोड़ते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, अग्नाशय रस से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं अपने शरीर के अंदर, जिसकी वजह से अपने कार्य नियंत्रित होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार पेड़ पौधे भी अपना नियंत्रण हार्मोनों के द्वारा करते हैं। उनमें से आपको 4 नाम बता चुका हूं, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। इसमें से मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा, ये अपने को बताना है। इसका सही होगा इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है। ये गैसीय हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, गैसीय हार्मोन है। कच्चे फलों को पकाता भी है, ये भी याद रखना है आपको। कच्चे फल होते हैं, कच्चे फलों को जैसे केले वगैरह है, कोई भी कच्चा फल हो उसको पकाने के लिए इस हार्मोन का यूज किया जाता है। मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए काम में होता है। तने को फूलने में सहायता करता है ये, तने को फूलने में। अब आप सोचेंगे कि तने को फुलाने से क्या फायदा होगा, तो जो तने वाली फसलें होती है उनको फायदा होता है इसमें। तने के फूलने में जैसे आप समझ सकते हैं गन्ना, गन्ने में अगर तना फूल जाएगा तो गन्ने का रस ज्यादा मात्रा में बनेगा, जिससे ज्यादा मात्रा में उत्पादन भी होगा और फायदा किसान को होगा, साथ साथ में चीनी भी ज्यादा मात्रा में बनेगी। तो तने के फूलने में भी कौन सा सहायक होता है, तो इथाइलिन हार्मोन होता है। बाकी हार्मोनों पे अपन कभी और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन नहीं वाले पूछे जाते हैं, सबसे पहले आपको नहीं के नीचे अंडरलाइन करना है कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। हीमोफीलिया, वर्णांधता, अतिसार या हेयरलिप। सबसे इसका सेंस होगा अतिसार। अतिसार जो रोग है वो आनुवांशिक रोग नहीं है, आनुवांशिक रोग नहीं है। हीमोफीलिया जो क्या होता है, इसको शाही रोग बोला जाता है। इसको कौन सा रोग बोला जाता है, इसको शाही रोग बोला जाता है, जिसमें खून का थक्का नहीं बनता है। और शाही रोग इस वजह से बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले शाही खानदान में, इंग्लैंड की, ब्रिटेन की महारानी के खानदान में इसको खोजा गया था, इसी वजह से इसको नाम रखा गया है शाही रोग। इसमें क्या होता है, चोट लग जाने के पश्चात में खून का थक्का जल्दी से नहीं बनता है, खून लगातार शरीर से बाहर बहता रहता है, तो इसको बोलते हैं हीमोफीलिया रोग। वर्णांधता, इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसमें जो व्यक्ति होता है वह चित्रकारी अच्छे से नहीं कर पाता क्योंकि उसे कुछ कलर, कुछ विशेष प्रकार के कलर रंग होते हैं वो आपको उसको दिखाई नहीं देते हैं, उसको बोला जाता है वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। और हेयर लिप, ये होठों का फट जाना, कटे हुए होठ, कटे हुए होठ जिसको बोला जाता है कटे हुए होठ, उस रोग को भी, यह भी किससे होता है, यह भी अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग क्या होते हैं, सबसे पहले यह भी समझिएगा, माता पिताओं से बच्चों में आने वाले रोग अनुवांशिक रोग कहलाते हैं। तो ये कटा होठ, कटे हुए होठ होना, यह हेयर लिप कहलाता है। और उसके अलावा ये हीमोफीलिया शाही रोग कहलाता है। वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस कहलाता है। और अतिसार रोग है जो कि दस्त होता है, जो अपने पेट में दस्त वगैरह लगते हैं, पेट जब खराब हो जाता है तब, तो उस दौरान जो रोग होता है उसको बोला जाता है अतिसार रोग। ये अमीबा जो जीवाणु होता है, अमीबिएसिस, इसको रोग अन्य क्या नाम दिया जाता है, अतिसार को अमीबिएसिस रोग भी कहा जाता है। तो ये अनुवांशिक रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष में होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ज्यादातर बच्चे इसको अगर नहीं पढ़ के गए तो वो बच्चे सारे के सारे इसको गलत करके आएंगे। तो देखो, निकट दृष्टि दोष में होता है, पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है, पास व दूर दोनों की वस्तुएं, पास व दूर यहां पे आएगा व, पास व दूर दोनों वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है, दोनों वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। तो इसका सही आंसर बताइए। और उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चे निकट सोचेंगे पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, लेकिन निकट दृष्टि दोष नाम हमेशा उल्टा होता है इसमें। दोष, इन दृष्टि दोषों में, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी, तो फिर इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों पड़ा है। तो देखिएगा, ये जैसे मनुष्य की आंख है, थोड़े बड़ा बड़ा बड़ा, बड़ा बनाते हैं अपन मनुष्य की आंख को, ये जैसे मनुष्य की आंख है, तो यहां से प्रकाश की किरणें आ रही है, इस प्रकार से बहुत सारी प्रकाश की किरणें आंख में प्रवेश करती है, और ये इसका प्रतिबिंब पहले ही बन जाता है, इस जगह बनने की बजाय, पीछे बनने की बजाय यहां पर पहले ही बन चुका होता है, निकट ही बन चुका होता है। इस वजह से इसको बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। इसको नाम दिया गया है निकट दृष्टि दोष, क्योंकि प्रतिबिंब जहां पे बनना चाहिए था आंख का रेटिना के ऊपर, उससे पहले ही बन चुका है। और देखिए,
प्रकाश की किरणें ये सारी कहां से आ रही है? अनंत से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है। तो इसमें क्या होता है, दूर की जो वस्तु होती है वो साफ नहीं दिखाई देती है। मैंने जो समझाने का प्रयास किया आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे जो प्रकाश जहां से बहुत दूर से किसी वस्तु से टकरा करके आ रहा है, उसकी जो किरणें हैं वो पहले ही टकरा जाती है, आंख के अंदर जहां पे मिलनी होती है उससे पहले ही मिल चुकी होती है। इस वजह से इसको दूर की वस्तुएं व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है, और इसका नाम रखा गया है निकट दृष्टि दोष। इसके ठीक विपरीत आप देखिएगा दूर दृष्टि दोष। इसमें कोई पास रखी वस्तु होती है और उससे इस प्रकार से प्रकाश की किरणें निकल रही होती है, उससे इस प्रकार की प्रकाश की किरणें निकल, और वो मिलने की बजाय पीछे जाकर के मिलती है। वो रेटिना पर मिलने की बजाय पीछे जाकर के, यहां पर जाकर के मिलती है। बननी यहाँ पे रेटिना पे चाहिए थी, ये रेटिना आर से लिख देता हूं मैं, तो ये रेटिना पे बननी चाहिए थी, लेकिन ये बन के उसके जाके पीछे। तो दूर दृष्टि दोष में तो पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ज्वार भाटा आने का कारण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ज्वार भाटा क्यों आता है? सबसे पहले समझिएगा ज्वार भाटा होता क्या है। ज्यादातर को ये भी नहीं पता हो तो आप ये समझ सकते हैं ज्वार भाटा क्या होता है। समुद्र के अंदर ऊंची ऊंची तूफानी लहरें उठती है, जिसमें पानी बहुत काफी काफी ज्यादा ऊंचाई तक या फिर काफी ज्यादा ऊंचा फुट तक उठता है, उसको बोला जाता है ज्वार भाटा। तो समुद्रों के अंदर जो लहरें उत्पन्न होती है, बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती है, उसको बोला जाता है ज्वार भाटा। इसके पीछे आने का कारण क्या है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, जलीय तूफान द्वारा, या पृथ्वी की हलचल के कारण। तो इसका सही होगा चंद्रमा के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण ज्वार भाटा आता है। अब समझिएगा इसको। अब देखिएगा, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर क्यों लगाता है? ये है अपनी पृथ्वी, ई से इसको अर्थ लिख देता हूं, ई से हो गया अर्थ, और ये हो गया इसके चारों तरफ चक्कर काटने वाला मून, एम लिख देते हैं इसके अपन। तो ये मून इसके चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ इस प्रकार से चक्कर लगाता है। इसी वजह से मून को क्या कहा जाता है? चंद्रमा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है, क्योंकि चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इसके पीछे वजह है कि धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण पाए जा रहे हैं, पृथ्वी के अंदर खुद का गुरुत्वाकर्षण बल पाया जा रहा है। उस बल की वजह से वो चंद्रमा को अपनी तरफ बांध के रखता है, और एक निश्चित दिशा में चंद्रमा उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। लेकिन आप गुरुत्वाकर्षण का नियम जानते होंगे कि सभी वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है, तो चंद्रमा भी पृथ्वी के ऊपर बल लगाता है, लेकिन चंद्रमा का बल इतना ज्यादा प्रभावी नहीं होता कि वो पृथ्वी को अपनी तरफ घुमा सके, या फिर पृथ्वी को अपने चारों तरफ चक्कर निकलवा सके। इसलिए पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाला जो जल पाया जाता है, पानी पाया जाता है, खुला पानी होता है समुद्र वगैरह में, तो वो जो पानी होता है वो उस बल के कारण, चंद्रमा के बल की वजह से ऊपर की तरफ उछलता है। इसके वजह से क्या आते हैं? ज्वार भाटा आते हैं। इसी वजह से समुद्र में क्या आते हैं? ज्वार भाटा आते हैं, जो कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होते हैं। जो किसकी वजह से होते हैं? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण होते हैं। और यह बल भी कब ज्यादा प्रभावी होता है? पूर्णिमा के समय यह सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि पूर्णिमा के समय पूर्ण रूप से चांद दिखाई देता है अपने को, और उस दौरान यह बल सबसे ज्यादा मात्रा में लगता है। तो चंद्रमा के दिन या फिर पूर्णिमा के समय में आपको ज्वार भाटा देखने को समुद्र के आसपास में ज्यादा देखने को मिलेंगे, और इसका सही आंसर होगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।